हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांश लेक्चर्स। आज हमारा टॉपिक है कार्नोट मैपिंग, इन शॉर्ट कैमैप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कहा जाए तो वो टॉपिक है कैमैप। ये टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइक मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर या कन्वर्जेंस ऑफ एनकोडर टू डिकोडर, डिकोडर टू एनकोडर, या फिर हम चले जाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जहां पर फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जेंस है या डिजाइनिंग ऑफ काउंटर्स है, या फिर हमारी जो भी डिजिटल की लास्ट यूनिट होती है उसके अंदर कुछ मेमोरी डिवाइस जो होती है उनको अगर हम डिजाइन करें जस्ट लाइक PAL, PLA या रोम, इनको भी अगर हम डिजाइन करें तो वहां पर भी इस कैमैप का बहुत यूज है। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस टॉपिक को जब आप करोगे, पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ो आप, कई कुछ तरह के कंफ्यूजन्स रहते हैं वहां पर कि SOP POS क्या है, किस तरह से इसको पेयरिंग करें, क्वाड बनाए, क्वाड और पेयरिंग करने के बाद भी कुछ ना कुछ टर्म रह जाती है, अगर उस टर्म को हम कवर करते हैं तो आंसर मिसमैच कर जाता है। तो जिस टेक्निक से मैं बताने वाला हूँ इस कैमैप के अंदर आपको 100% गारंटी के साथ आपका हर एक क्वेश्चन सही होने वाला है, क्योंकि मैंने देखो ऑलरेडी लिख दिया है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करोगे किसी अदर सब्जेक्ट में या हायर स्टडीज में भी देखोगे तो टॉपिक बाद में काम आने वाला है। और इस कैमैप के ऊपर तो प्रोजेक्ट्स भी बनने लग गए हम, राइट। तो इस कैमैप के जो आज का जो वीडियो देखोगे उस वीडियो में ये हो सकता है कि आपको 50-60% समझ में आए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक पूरा कंसेप्चुअल है। इसको कवर करने के लिए आपको जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आज की वीडियो में हो सकता है कि 50-60% कवर होने के बाद, बट इसके बाद के एक या दो वीडियो में ये आपको कंप्लीट टिप्स पे आने लग जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 3 से 4 वीडियो के बाद आप इनके क्वेश्चंस को बिल्कुल टिप्स पे कर सकते हो, क्योंकि 3 से 4 वीडियो तक मैं काफी कुछ कवर कर लूंगा। उसके बाद हम इसके अंदर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कैमैप कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। तो इसमें न्यूमेरिकल आने वाला है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो इस पर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का बनता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी 15 मार्क्स का देती है मैक्सिमम क्वेश्चन, तो 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, या फिर हद मार के लास्ट से लास्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकते हैं। मतलब कोई भी अगर एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो इस क्वेश्चन को 100% उसके अंदर सेट करता है और विथ हाई मार्क्स। अगर ऐसे बात करें किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तो वहां पर भी आपको कैमैप देखने को 100% मिलेगा। तो ये सब कुछ चीजें मैंने इसलिए बताई कि ये टॉपिक आपको समझ में आ सके और इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस के साथ और फोकस के साथ पढ़ सके। तो इसीलिए यहाँ पर इस चीज का जरूर ध्यान रखना, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब कैमैप स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैमैप स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, और बेसिक चीजों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, फिर हम जाएंगे न्यूमेरिकल पर। जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप इजीली मेरे साथ साथ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैमैप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं इस तरह समझा रहा हूँ कि पहले मैं कैमैप के बेसिक कंसेप्ट पे जाने से पहले मैं डायरेक्ट आपको लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी बुक से किसी भी सोर्स से पढ़ लेना, बट जो मैं बता रहा हूं उस टेक्निक से आप पढ़ते रहना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका कैमैप का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओके, तो देखो कैमैप की स्टार्टिंग हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से ना करके पहले मैं रिवर्स स्टार्ट कर रहा हूं। देखो यहाँ पर जो भी आपको कैमैप का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में वो मिलेगा कुछ इस तरह से। अभी आप लोग इस कैमैप से बिल्कुल अननोन हो, आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज है, बट इसी चीज को समझने के लिए हमने स्टार्ट किया है डिफरेंस बिटवीन SOP एंड POS। क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है कैमैप का वो SOP के लिए भी बनता है और POS के लिए बनता है। अभी कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। अब देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा कैमैप का वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, FA, B, C, D इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m, देन ब्रैकेट में कुछ टर्म्स गिवन है, राइट। देन इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है F of A, B, C, D इक्वल्स टू पाई, नाउ कैपिटल M, यहां पर स्मॉल m था, यहां पर कैपिटल M और कुछ टर्म्स गिवन है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन अभी मैं बता के चल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है वो SOP का है और ये क्वेश्चन है POS का, यही अभी समझने वाले हैं। तो इसके डिफरेंस को समझने के लिए इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखो समझते हैं 1 बाय 1। पहले कैमैप स्टार्ट करने से पहले आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज SOP
एंड व्हाट इज पीओएस, और हम क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो यहां देखो एसओपी और पीओएस का जो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है, नाम से पता लग रहा है, इट्स अ सम ऑफ प्रोडक्ट। नाउ दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। कैसे पता लगेगा? इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल्स टू ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार डी। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हो ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब क्या है? आपस में प्रोडक्टिव टर्म्स है, तो इनका सम ऑफ प्रोडक्ट इसके अंदर कैसा होगा? एग्जांपल, प्रोडक्ट ऑफ सम, ब्रैकेट में सम हो रखा है और यहां पर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। फर्स्ट डिफरेंस समझ में आया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम, रिवर्स करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन देखते हैं। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा केमैप का, ये केमैप का क्वेश्चन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, कहां तक भी जा सकते हो वहां तक जा सकता है। बट मेनली एग्जाम में जो केमैप का स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका 4 वेरिएबल। तो यहां देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, इट्स अ 4 वेरिएबल केमैप। अगर 3 वेरिएबल केमैप की बात करेंगे तो ए कोमा बी कोमा सी, अगर 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो ए कोमा बी, और अगर 5 वेरिएबल की बात करें तो ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, जो कि बाद में आएगा आपका 5 वेरिएबल केमैप। मेनली आपके 5 वेरिएबल केमैप तक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसके आगे नहीं आते। तो आप मेनली अगर आप 4 वेरिएबल केमैप को समझते हैं तो 5 वेरिएबल और उसके जो पहले वाले वेरिएबल्स है वो भी आपको इजीली समझ में आएंगे। 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे 2 वेरिएबल केमैप, देन 3 वेरिएबल, देन 4 वेरिएबल, उसके बाद जाएंगे हम 5 वेरिएबल केमैप के लिए। तो यहां आप समझ रहे थे, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इट्स अ 4 वेरिएबल केमैप। अब आगे बात करते हैं कि सिग्मा एम और पाई एम से क्या है। अगर बात करते हैं एसओपी केमैप की, तो इसमें आता है आपका सिग्मा और इसमें आता है आपके पाई, देन इसमें आता है आपका स्मॉल एम और यहां आता है आपके कैपिटल एम। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन में। इट्स अ 4 वेरिएबल केमैप, सिग्मा इट मींस इट्स अ एसओपी टाइप क्वेश्चन, सिग्मा फॉर एसओपी, पाई फॉर पीओएस। और देख सकते हो अगर सिग्मा है तो साथ में स्मॉल एम है, स्मॉल एम, और पाई है तो कैपिटल एम। अब यहां पर ये स्मॉल एम और कैपिटल एम है क्या, या फिर कह सकते हो कि ये चीज क्या है? तो ये होता है एसओपी के अंदर, इसे कहते हैं मीन टर्म्स, मीन टर्म्स, और पीओएस के अंदर ये होती है आपकी मैक्स टर्म्स। अब अगर क्वेश्चन को आप देखोगे, इट्स एसओपी टाइप क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आई थिंक। 4 वेरिएबल केमैप, नो इशू। सिग्मा एम, सिग्मा आ जाए या स्मॉल एम आ जाए आप समझ जाओगे, इट्स एसओपी टाइप। अगर कैपिटल एम या पाई आ जाए तो इट्स अ पीओएस टाइप। अब ब्रैकेट में जो टर्म्स होती है वो क्या होगी? अगर सिग्मा होगा आगे, एसओपी का क्वेश्चन होगा, तो दीज आर नोन एज मीन टर्म्स, और अगर कैपिटल एम या पाई होगा या पीओएस का क्वेश्चन होगा तो दीज आर मैक्स टर्म्स। अब उसके बाद इनका अगला नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? एसओपी के अंदर जो मीन टर्म्स गिवन होती है, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे कि इनका कैसे हम नंबरिंग असाइन करते हैं। एसओपी के अंदर इन मीन टर्म्स को हम वैल्यू असाइन करते हैं 1। एसओपी के अंदर इन मीन टर्म्स को हम वैल्यू असाइन करते हैं 1, और मैक्स टर्म्स के अंदर इन वैल्यूज को, सॉरी पीओएस के अंदर इन मैक्स टर्म्स को हम वैल्यू असाइन करते हैं 0, राइट। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आए। लास्ट डिफरेंस जो होता है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट जैसे हम अब क्वेश्चन करेंगे वह समझ में लग जाएगा। वो होता है एसओपी के केस में नेंड नेंड
कॉन्फ़िगरेशन, और इस वाले केस में होता है नोर कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला डिफरेंस आपको बिल्कुल समझ में आएगा बाद में, जब लास्ट में आप क्वेश्चन कर लोगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन करने के बाद में बताऊंगा ये। बट ये वाला डिफरेंस आपको समझ में आने लग गए होंगे। बट ये जो 0 और 1 का है वो समझाता हूं आपको क्या होता है। देखो यहाँ पे अभी आपको मैंने समझाया नहीं, बट जैसे हम डिटेल में जाएंगे आगे वो सब समझ में आएगी आपको चीजें। तो बट इसको डिफरेंस को समझने के लिए आप देखो, अगर क्वेश्चन है f ऑफ ABCD 4 वेरिएबल, तो इसमें एग्जैक्टली आगे क्या होता है कि 4 वेरिएबल मतलब 2⁴ 16। तो इसमें कुछ आगे जाके इस तरह से 16 सेल बनने वाली है। 16 सेल कुछ इस तरह से बनेगी 4x4 से, और यहां होगा आपका ABCD, यहां होगा आपका C बार D बार, C बार D, CD, CD बार, A बार B बार, A बार B, AB, AB बार। साथ ही साथ अंदर भी कुछ हर सेल का एक एड्रेस होता है। इसका एड्रेस होगा 0, 1, इसका 3, इसका 2, देन 4, 5, 7, 6, देन 8, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 14। ये जितनी भी चीज मैं कर रहा हूं हम समझेंगे इनको आगे जाके, बट केवल डिफरेंस समझाने के लिए मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं ये चीज। ऐसा कुछ देने के बाद आपको ये बनाना होगा। ये बनाने के बाद ये जो गिवन है मीन टर्म्स, अगर क्वेश्चन एसओपी का है तो इन एसओपी की जो टर्म्स होती है इनको बोलते हैं मीन टर्म्स। तो यहां पर हम वैल्यू असाइन करेंगे 1। अगर यही क्वेश्चन पीओएस का होगा तो यहां पर क्या असाइन करेंगे 0। तो अगर मैं सिंपल एक देखूं एसओपी के इससे देखता हूं मैं, तो 0 पे है 1, क्योंकि हम एसओपी की बात कर रहे हैं 1। तो 0 पे 1, 1 पे 1, 4 पे 1, 5 पे 1, 7 पे 1, देन 14 पे 1, देन 15 पे 1, इस तरह से कुछ। तो ये वैल्यू असाइन करनी होती है। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है और अभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरे कंसेप्ट नहीं पढ़े, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन को समझा है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये बना सको, और ये बनाने के बाद आपको आगे जाके इसमें क्या होगा, कुछ पेयरिंग बनेगी, कुछ क्वाड। पेयरिंग मतलब 2, क्वाड मतलब 4, ऑक्टल मतलब 8, कुछ इस तरह की चीजें यूज होने वाली है कंसेप्ट, उस पर हम बाद में जाएंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप पहुंच गए। उसके बाद क्वाड, पेयर, ऑक्टल बना के लास्ट में लिखना होता है आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई भी केमिप का क्वेश्चन आ जाएगा 3 वीडियो के बाद की बात कर रहा हूं, या 2 वीडियो के बाद मान लो, आप विद इन अ मिनट इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको डिफरेंस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे केमेप। पहले हम एसओपी के लिए करेंगे केमेप फॉर एसओपी, फिर एसओपी का समझने के बाद हम जाएंगे फॉर पीओएस। तो ये डिफरेंस समझने के बाद अब आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एसओपी का है या पीओएस का है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम केमेप फॉर एसओपी। सो ये है अपना केमेप फॉर एसओपी, और स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले n = 2 वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n = 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा 2⁻n। तो n = 2, दैट मीन्स 2⁻2 is 4। इट मीन्स यहां पर बनेगी आपकी 4 सेल। तो 4 सेल जो बनती है हमेशा वो इस तरह से बनेगी 1 2 3 4, और ये आपका 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल को आप लिखोगे इस तरह से A एंड B। किसी किसी बुक में या कई कई जगह बता रखा है इधर B और इधर A, बड़ा कंफ्यूजन है वो। आपको सिंपल A B। अब यहां पर देखो इस n = 2 वेरिएबल को समझते हैं। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल है, तो B अगर बात करें और A की बात करें तो पहले A में 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, फिर B में 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे। तो अगर A को मुझे 0 की फॉर्म में करना हो तो A बार लिखूंगा, और अगर A को 1 की फॉर्म में लिखना हो तो सिंपल A लिखूंगा। तो यहां पर 0, यहां पे 1। पहले मैंने बताया पहले B को हम 0 और 1, और A को 0 और 1 लिखेंगे। या फिर आप लिख सकते हो A बार, या तो A बार लिखो या 0 लिखो, या फिर A लिखो या 1। ऐसे इधर भी B बार और ये B।
आपको एग्जाम में तो जो क्वेश्चन में जब भी देखने को मिलेगा तो ये बी बार बी और ए बार ए ही यूज होगा। 0 1 और 0 1 जस्ट समझाने के लिए बताया मैंने, तो यहाँ पर इनका कोई यूज नहीं है। तो 2 वेरिएबल अगर है तो ए और बी, तो पहले आएगा बी बार देन बी, तो अब इसको आप हटा दो और इधर आएगा ए बार और ए, क्योंकि कोई भी टर्म होगी स्टार्ट होगी 0 देन 1, 0 देन 1, तो बी को क्या लिखोगे 0 की फॉर्म में बी बार और 1 को बी, ऐसे सेम एज इट इज। ए को क्या लिखोगे 0 की फॉर्म में ए बार और 1 की फॉर्म में ए। तो अब अगर मैं बात करूं इसका क्या एड्रेस होगा, इसका एड्रेस होगा दिस डॉट दिस, तो ये भी क्या था 0, ये भी 0 था, तो इसको आप बोलोगे 0, ये 0 और ये 1 देख सकते हो ना, इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको क्या रीड आउट करेंगे हम 0 और ये 1, तो 0 1 1, ये 1 ये 0। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको वापस लिख लो आप, कोई बात नहीं, बाद में आप रब कर सकते हो। देखो 0 0, अब ये आपका n इक्वल्स टू 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में क्या बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, इसे कहते हो आप 0, इसे 1, इसे 2, इसे 3। लॉजिक गेट्स में हम लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो 0 0, तो 0 0 इसको 0 बोल दिया, 0 1 0 1 ये 1 हो गया, 1 0 2, 1 1 देखो 1 1 ये 3, तो इसकी सेल का एड्रेस क्या आ गया 0 देन 1 देन 2 देन 3। तो अब आप इनको हटा दो, ये समझने के लिए था केवल आपके लिए। तो ये हो गया आपका n इक्वल्स टू 2 वेरिएबल के मैप, जहां पे आपको नंबर ऑफ सेल मिलेगी आपको 4, और इनको आप रिप्रेजेंट करोगे ए एंड बी से, जहां पर बी बार बी ए बार ए, और इनका एड्रेस होगा 0 1 2 3, राइट। अब बात करता हूं मैं n इक्वल्स टू 3 वेरिएबल की। इसमें हो जाएगा आपका a b c। अभी हम 1 बाई 1 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। ओके, मैंने पहले बोल दिया कि आज इस वीडियो में हम बेसिक सारा कंसेप्ट समझेंगे और फिर हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ओके, तो n इक्वल्स टू 3 वेरिएबल में देखें तो 2 रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 3, इट मीन्स 8 सेल बनेगी। इसके अंदर नंबर ऑफ सेल इज 8 जो सेल बनेगी उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होने वाली है। ये हो गया आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है आपका 3 वेरिएबल। तो इस 3 वेरिएबल में एक वेरिएबल को तो इधर पुट कर दिया a, और यहां पुट कर दोगे आप b एंड c, a b c में a इधर एंड b एंड c इस साइड। अब बात करते हैं इनकी एड्रेस की, इनकी एड्रेस की बात करते हैं। तो यहां देखो ये 1 वेरिएबल है, जैसे इधर था तो क्या आया था यहाँ पर a बार और a, तो यहां पर भी क्या जाएगा a बार और a। अब यहां पर क्या आएगा 2 वेरिएबल है b एंड c है, तो 2 वेरिएबल कैसे स्टार्ट होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। यहां मैं लिख के नहीं बताया क्योंकि पहले बता चुका हूं मैं 0 और 1 था इसलिए। तो 0 0 क्या लिखेंगे b बार c बार, क्योंकि देखो b को भी 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इट विल बिकम b बार, c विल बिकम c बार, या क्या बन जाएगा आपका b बार c, ये बन जाएगा आपका b एंड c बार, एंड लास्ट में 1 1, इट मीन्स b एंड c, कोई बार नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप इनको रब कर सकते हो। तो आपका एग्जैक्टली 3 वेरिएबल जब केमैप आएगा तो आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे a b c, और यहां आएगा आपका a बार, और यहां आएगा आपका a, यहां आएगा आपका b बार c बार, b बार c, bc बार bc, इस तरह से। और इस तरह से इसको आप यहां से हटा सकते हैं। यहां पर एक हल्का सा ट्विस्ट है जो आगे जाके सॉर्ट आउट होने वाला है। यहां पर ये जो एड्रेस आया है इसको समझ लेते हैं पहले। a बार b बार c बार, ये हो जाएगा 0 0 0 1 यानी 1, 0 1 0 यानी 2, 0 1 1 यानी 3, 1 0 0 1 0 0 यानी 4, देन 1 0 1 5, देन 1 1 0 6, देखो 1 1 0, इसको आप रीड क्या करोगे 1, इसको भी 1, इसको 0, तो 1 1 0 6 एंड 1 1 1 7। आई होप ये टेबल आपको याद होगी। 0 0 0 0 0 1 नहीं है तो प्लीज याद कर लीजिएगा। मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में कहा था
कि ये नंबर जो है आपको बाइनरी कोड्स 3 बिट कोड या 4 बिट कोड ये बहुत काम आने वाले हैं आपको आगे, तो पहले उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो ये आपका बन गया 3 वेरिएबल केमैप का एड्रेस, ये था आपका 2 वेरिएबल केमैप का एड्रेस 0 1 2 3, ये आपका 3 वेरिएबल का एड्रेस 0 1 2 3 4 5 6 7। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो मैं आगे आके चेंज करने वाला हूँ। क्या होगा ट्विस्ट कि ये कुछ शफलिंग होने वाली है, ये एड्रेस एग्जैक्टली जाएगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा, वो बताऊंगा मैं 4 वेरिएबल बताने के बाद। तो ये एड्रेस आप अभी याद मत करिएगा, अभी आपको जस्ट समझाने के लिए बताया कि इस तरह से कुछ आने वाला है, बट जो आएगा असली वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि कुछ ट्विस्ट है वो 4 वेरिएबल समझने के बाद बताऊंगा, राइट। तो अब ये हो गया आपका 2 वेरिएबल। अब देखते हैं हम 4 वेरिएबल। सो इट्स n इक्वल्स टू 4 वेरिएबल केमैप, वेरिएबल्स आर a, b, c, d। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल जो बनेगी वो हो जाएगी आपकी 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 16। ये आपका 2 रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला आपने यूज किया था नंबर ऑफ सेल के लिए, 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर 4 16 सेल। अब ये 16 सेल जो बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, शायद आपको याद हो। तो ये बनेगी आपकी 4 वेरिएबल की हेल्प से टोटल 16 सेल्स। ये रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी ए बी सी डी की, ए बी सी डी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि कुछ बुक्स वगैरह में या कई जगह पे देखा था मैंने भी, सी डी इस साइड है और ए बी इस साइड है, क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट बना हुआ है, तो ऐसे नहीं करना आपको, ए बी सी डी। अब यहां पर बात करते हैं, इधर भी 2 वेरिएबल आ गया, इधर भी 2 वेरिएबल आ गया, तो इनकी एड्रेस कैसे आएगा वो देखते हैं। तो ये 2 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है, तो पहले इधर आप देख लो, इसको आप बोल दो 0 0 0 1 1 0 1 1। इधर भी सेम टू सेम 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 सीक्वेंस फिक्स होता है 2 वेरिएबल के लिए, राइट। अगर इससे पहले आप जो समझ रहे थे 2 वेरिएबल वाला केमैप जो ये बताया था मैंने आपको, ए बी, तो यह क्या था 1 वेरिएबल था, तो 0 1 0 1। अब ये हो गया 2 वेरिएबल, तो क्या बन जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, क्योंकि 1 वेरिएबल होता है तो 2 ही कॉम्बिनेशन बनता है, या तो 0 या 1, पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, यही बनता है। बट इसी को अगर आप कन्वर्ट कर दो 4 वेरिएबल में, तो ए बी सी डी, तो 2 वेरिएबल इस साइड 2 वेरिएबल इस साइड, तो ये बन जाएगा आपका अब 2 वेरिएबल की हेल्प से 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसी को आप क्या लिखोगे ए बी सी डी की फॉर्म में, इसको लिखेंगे हम ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी, या लिखेंगे हम सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार सी डी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो केमैप का क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला होता है वो ए बी सी डी की फॉर्म में बनता है, ना कि नंबरिंग की फॉर्म में। ये नंबरिंग तो जस्ट हेल्प के लिए है कि इसकी हेल्प से आप ये लिख सको और इनकी हेल्प से आप फाइनल आंसर लिख सको जो कि ए बी सी डी की फॉर्म में आने वाला है, राइट। तो अब इनकी एड्रेसिंग देख सकते हो आप 0 0 0 0। अब यहाँ पर 4 वेरिएबल डिजिट्स कोड याद होनी चाहिए आपको, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1, then 0 0 1 0 2, then 0 0 1 1 3, then 0 1 0 0 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10, then 11, then 12, then 13, then 14, then 15। It's a 4 वेरिएबल, तो 0 to 15 सेल जाएगी। तो ये इसका एड्रेस हो गया और ये इसकी टर्म्स हो गई ए बार बी की फॉर्म में और इधर सी बार डी बार की फॉर्म में, राइट। अब मैंने कहा था कि कुछ ट्विस्ट है जो कि यहाँ पर समझ में आना चाहिए। अब आपको एग्जैक्टली क्या होता है कि जो केमैप आप सोल्व करते हो तो वो इस एड्रेस के साथ नहीं जाओगे, वो एड्रेस समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको आई थिंक समझ में आएगा। सो यहाँ पर ये चीज समझने के बाद n इक्वल्स टू 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल समझने के बाद मैंने कहा कि एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार सी डी ना होके कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार, यानी कि ये चले जाएगी इस साइड और ऐसे इधर भी
ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी में क्या होगा, ये ए बी बार आगे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। अब ये कैसे शिफ्ट हुआ और क्यों हुआ, पहले वो समझते हैं, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वाई वी यूज्ड ग्रे कोड इन केमैप। बड़ा सिंपल और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कई बार पूछा गया हुआ है। वाई वी यूज्ड ग्रे कोड इन केमैप। ग्रे कोड आपने पढ़ा था शायद 3rd या 4th वीडियो में होगा, आप देख सकते हो वहां पे, बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन में था। तो यहां पर हम ग्रे कोड का यूज करने वाले हैं केमैप के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। आप लोगों ने अगर केमैप पहले पढ़ा होगा तो हो सकता है कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा, बट मैं बता रहा हूं रीजन कि क्यों हम ग्रे कोड यूज करते हैं और ये नंबरिंग चेंज कैसे होती है। पहले तो नंबरिंग चेंज क्यों की गई वो मैं समझाता हूं आपको। जब आप केमैप करोगे तो आपको आगे जाके कुछ ना कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, कुछ नंबरिंग करने के बाद, ये वैल्यू असाइन करने के बाद, अभी आपको समझ में नहीं आया बट समझा रहा हूं एग्जाम के पल के तौर पे कि ये समझ में कैसे आना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ आप क्वाड बनाओगे, क्वाड मतलब 4। अभी ये मैंने बताया नहीं, आपको समझाने वाला हूं आगे जाके, बट अभी जस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए समझा रहा हूं कि केमैप के अंदर वैल्यू असाइन करने के बाद हम पेयरिंग, क्वाड, ऑक्टल ये कुछ बनाते हैं और ये बनाने के बाद हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। और ये जो क्वाड ऑक्टल बनाने के बाद जब आंसर लिखा जाता है तो कुछ चीजें कॉमन देखी जाती है। वो कैसे देखते हैं, तो देखो ये क्वाड बन गया और यहां पर ये भी कोई क्वाड बन रहा है। अभी आपको कुछ पता नहीं है कि कैसे क्या बनता है, बट जस्ट मैं बता रहा हूं ऐसा कुछ बनेगा और ये आपको भी समझ में आएगा बाद में। ये बनने के बाद इसका आंसर लिखा जाता है, सपोज करो। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो आंसर का लिखने का टेक्निक क्या होता है कि सपोज ये क्वाड है, अगर ये क्वाड है तो इस क्वाड का आंसर कैसे देखा जाएगा कि सबसे पहले इधर से देखेंगे कौन सी रो इन्वॉल्व हो रही है इसमें, ये दोनों रो। इस क्वाड में ये और ये रो इन्वॉल्व हो रही है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, ए बार है, बी बार भी, तो ए बार कॉमन। तो इधर से अपने को क्या कॉमन मिल गया, ए बार। तो ये जो क्वाड बना था, इस क्वाड के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं इस साइड से, ए बी साइड से, ए बी साइड, इस ए बी साइड में, इस क्वाड में ये 2 रो इन्वॉल्व है, दैट्स वाई ये कॉमन क्या आ गया यहाँ पे, ए बार। फिर इस क्वाड में ए बी साइड के बाद सी डी साइड जाते हैं, तो कौन सी 2 रो इन्वॉल्व है, दिस वन, ये। अब आप बताओ यहां पर देख के कि क्या कॉमन आ रहा है, सी बार सी नो कॉमन, डी बार नो कॉमन। तो ये बड़ा फैक्टर आ गया यहां पर जो कॉमन नहीं दे रहा, और कॉमन नहीं दे रहा तो आप आंसर नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते इस सीक्वेंस के साथ जो हमने लेके चल रहे थे अभी। ऐसे ही अगर आप यहां देखोगे, ये एक क्वाड बना है, अभी आपको नहीं पता ये कि ये क्वाड किस तरह बन रहा है, ठीक है, बट क्वाड बना, क्वाड मतलब 4, 1 2 3 4, या क्वाड में 4 आ गए, ये भी क्वाड बना है, 1 2 3 और 4 आ गए, राइट। तो ये जो क्वाड बना है, तो इसका आंसर देखेंगे पहले ए बी साइड, तो क्या आ रहा है इसके अंदर कॉमन, कुछ नहीं आ रहा कॉमन, ए बार ए, बी बार, फिर प्रॉब्लम आ गई। और अब देखेंगे ए बी साइड के बाद सी डी साइड, तो इस वाले क्वाड में सी डी साइड में कौन सी 2 रो आ रही है काम में, ये। तो इनमें कॉमन क्या है, देखो यहां पर सी बार सी, डी बार डी, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इस तरह की कि अगर आप केमैप को डायरेक्ट एज इट इज उसी सीक्वेंस के साथ अगर आगे लेके जाओगे तो आप आगे जाके क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो यही एक ट्विस्ट था। तो इस ट्विस्ट को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, इन बाइनरी कोड की जगह हम यूज करेंगे ग्रे कोड। आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि जैसे हम केमैप के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन करने के बाद क्वाड, पेयर, ऑक्टल जो भी बनते हैं, वो बनाने के बाद जब हम आंसर लिखते हैं फाइनल, और फाइनल आंसर लिखने के लिए हमको ए बी साइड और सी डी साइड से कॉमन लेके लिखना होता है, तो वो कॉमन नहीं आ पाता, राइट। और वो कॉमन किसी किसी जगह तो मिल जाएगा पर किसी किसी जगह नहीं मिलेगा, बट केमैप में हम ऐसा नहीं कर सकते। हमको हर जगह से, किसी भी कॉर्नर से, किसी भी साइड से हम कॉमन ले तो हमें कॉमन मिल जाए, अगर वो क्वाड या ऑक्टल या पेयर बन रहा है तो, राइट। तो ये चीज इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम यूज करेंगे ग्रे कोड। अभी आप यूज कर रहे हो सिंपल 00011011 बाइनरी की फॉर्म में, तो अब यहां पर यूज करेंगे ग्रे कोड। तो अब इसी क्वेश्चन को फिर मैं सोल्व करके बताऊंगा। तो देखो, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ग्रे।
नहीं देखा होगा तो आप पहले के वीडियो देख लेना, बहुत इजी था, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। देखो बाइनरी टू ग्रे में मैंने आपको समझाया था कंसेप्ट कि ये B3, ये B2, ये B1, ये B0, ये बाइनरी कोड है कोई, और इनको कन्वर्ट करना है ग्रे में G3, G2, G1, G0। और बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन के लिए मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट है वो था आपका एक्सोर गेट। और एक्सोर गेट की टेबल क्या कहती है कि जब दोनों इनपुट इक्वल 0 0 1 1 तो आउटपुट 0, एंड जब दोनों इनपुट डिफरेंट 0 1 1 0 आउटपुट 1। मैंने शॉर्ट ट्रिक की बताई थी कि व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट 0 1 और 1 0 आउटपुट विल बिकम 1। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर इक्वल और सेम 0 0 या 1 1 तो आउटपुट इज 0। तो एक्सोर गेट की टेबल मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना क्योंकि वो आगे भी यूज होने वाला था। तो बाइनरी टू ग्रे का कंसेप्ट क्या था समझो आप। बाइनरी टू ग्रे का कंसेप्ट ये है, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ साथ समझाता हूं आपको। ये कोई बाइनरी कोड है, इनको कन्वर्ट करना है ग्रे में, यहां पर कंसेप्ट है और ये एग्जांपल है। यहां पर ये होती है LSB बिट और ये होती है MSB बिट। MSB बिट क्या होती है, हमेशा एज इट इज कॉपी हो जाती है, एज इट इज कॉपी। अब नेक्स्ट बिट कैसे आएगी G2, वो B3 और B2 का एक्सोर ऑपरेशन। एक्सोर गेट की टेबल में फिर से लिख देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। ABY 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे 1 1 1 पे 1 और 0 0 पे 0 1 1 पे 0 और 0 1 पे 1 और 1 0 पे 1। एक्सोर गेट के अंदर जब दोनों इनपुट इक्वल होते हैं तो आउटपुट इज 0, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज 1। ये कंसेप्ट था एक्सोर गेट का, वही यहां पर बाइंड टू ग्रे में यूज होने वाला है। तो फर्स्ट बिट एज इट इज, नेक्स्ट बिट इसका और इसका एक्सोर, इसका और इसका एक्सोर, यू विल गेट द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ G2। फिर इसका और इसका एक्सोर G1, देन B1 एंड B0 का एक्सोर यू विल गेट G0। तो देखो ये पर वो कंसेप्ट यूज करते हैं, फर्स्ट बिट एज इट इज। फर्स्ट मींस LSB नहीं MSB, ये होती है LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 0 एज इट इज, फिर उसके बाद देखो 0 और 1 का एक्सोर, 0 1 का एक्सोर 1, देखने की जरूरत नहीं होगी, सिंपल याद रखो, जब दोनों इनपुट डिफरेंट आउटपुट 1, दोनों इनपुट इक्वल आउटपुट 0। तो देखो 0 एज इट इज, 0 1 का एक्सोर, दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1। नाउ 1 1, दोनों इनपुट इक्वल है तो आउटपुट 0, दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 1। तो इसको कन्वर्ट करके आपने बना दिया बाइनरी को ग्रे में। तो वो हुई कंसेप्ट बाइनरी टू ग्रे वाला, यहां पर यूज होने वाला है। तो अब आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है व्हाई वी यूज्ड ग्रे कोड इन केमैप। सो यहां हम देखेंगे कि ग्रे कोड को कैसे यूज किया जाएगा केमैप के अंदर। तो यहां पर केमैप में आप क्या यूज कर रहे थे, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही थे नंबरिंग, 0 0 0 1 1 0 1 1, इधर भी यही थे। तो ये थे आपके सब बाइनरी के अंदर। अब इनको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं ग्रे में। अभी मैंने कंसेप्ट बताया, तो फर्स्ट बिट एज इट इज, नेक्स्ट बिट इन दोनों का एक्सोर, दोनों बिट इक्वल है आउटपुट 0, इन दोनों का एक्सोर आउटपुट 0। देन फर्स्ट बिट एज इट इज, नेक्स्ट बिट 0 1 है तो इनका एक्सोर अगेन 1, नो चेंजेस। नेक्स्ट फर्स्ट बिट एज इट इज 1 है, MSB एज इट इज, देन इन दोनों का एक्सोर 1 और 0 का एक्सोर 1, ये 1 आ गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट बिट एज इट इज 1, नेक्स्ट कैसे आएगी, दोनों का एक्सोर 1 1 का एक्सोर, बोथ इनपुट्स आर इक्वल, आउटपुट इज 0, तो ये आ गया आपका 0। तो अब आप देख सकते हो बाइनरी को, ये सब क्या थे आपके बाइनरी, इनको कन्वर्ट कर दिया आपने ग्रे में। तो केमैप के अंदर बाइनरी वाला कोड यूज ना करके हम ग्रे कोड यूज करेंगे। अब इनको यहां पर सेट कर दो यार, फिर आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहां देखो 0 0 है, कन्वर्ट किया 0 0 एज इट इज कर दिया, इशू नहीं है कोई। 0 1 की जगह 0 1, 0 1 की जगह 0 1। अब है 1 0, 1 0 की जगह क्या कर दिया 1 1, तो ये बना दो आप 1 1। नेक्स्ट 1 1 की जगह 1 0, तो ये हो जाएगा आपका
1 0, इधर भी ये कर दो आप 0 0 0 1 1 1 और ये 1 0। अब इनको चेंज किया है तो इनको भी चेंज करना पड़ेगा, सिंपल है। तो देखो 0 0 सी बार डी बार करेक्ट है, 0 1 सी बार डी करेक्ट है, 1 1 तो ये क्या हो जाएगा सी डी, तो ये हटा दो यहां से। नेक्स्ट 1 0 तो सी और ये डी बार, सेम एज इट इज इनसाइड। ए बार बी बार, देखो 0 0 है तो ए बार बी बार करेक्ट है, 0 1 ए बार बी, 1 1 तो ये हो जाएगा आपका ए बी, 1 0 तो ए और बी बार। तो अब आपका क्या बन गया ऊपर सीक्वेंस 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। जो ओरिजिनल सीक्वेंस था आपका उसको आपने हटा दिया, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इसके साथ साथ क्या हो गया ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार, सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार। अब ये चेंज हुआ तो ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ तो ये चेंज हुआ। अब ये और ये चेंज हुआ तो अंदर की नंबरिंग भी चेंज होने वाली है। तो 0 0 0 0 करेक्ट है, नो चेंज। 0 0 0 1 करेक्ट है। अब 0 0 1 1 तो ये बन जाएगा आपका 3, 0 0 1 0 ये बन जाएगा आपका 2, 0 1 0 0 4 एज इट इज सही रहेगा, 0 1 0 1 5 एज इट इज रहेगा, 0 1 1 तो ये बन जाएगा आपका 7 और ये बन जाएगा आपका 6। ऐसे ही ये चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो ये वाली रो थी ना ये आगे चली गई, ऐसे ही ये वाली रो आगे चली जाएगी। तो आप डायरेक्ट चेंज कर दो, क्योंकि ये कंसेप्ट सिर्फ समझना था, ये एग्जाम में आने वाला नहीं, मेन तो क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज होगा वो अब आप समझ लियो। तो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ ही गया तो आप डायरेक्ट इनको याद कर सकते हो। 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। तो ये अब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद हो जाना चाहिए। जो आपने n = 3 वेरिएबल देखा था, मैंने कहा था वहां पर भी चेंजेस था, तो वहां पर आप अपने आप समझ सकते हो। वहां पर क्या आया था, a इधर था और यहाँ पर b एंड c था, तो b बार c बार b c बार b c इस तरह से कुछ था। तो आप क्या चेंज कर दोगे वहां पर, b बार c बार फिर b बार c फिर b c एंड b c बार, ये चेंज हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, वो वैसे आगे आ जाएगा क्वेश्चन में, वहां क्लियर कर दूंगा मैं। तो अब आपका मेन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अब आपको जो भी केएमएफ सोल्व करना होगा वहां पर आप इस तरह के ए बी और सी डी की फॉर्म में याद रखोगे और अंदर के एड्रेस क्या रहेंगे 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14 और ये ए बार बी ए बार बी ए बी बार सी बार डी सी डी बार। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाई वी यूज ग्रे कोड इन केएमएफ, बिकॉज टू जस्ट सॉर्ट आउट दी टेक्निकल इशू या सॉर्ट आउट दी कॉमन इशू, राइट। तो ये चीज समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, हाउ टू प्रिपेयर या हाउ टू मेक क्वाड ऑक्टल पेयरिंग इन केएमएफ। फिर उसके बाद लास्ट कंसेप्ट रहेगा कि क्वेश्चन को सोल्व किसे किया जाता है। ठीक है, सो ये स्टार्टिंग के कुछ कंसेप्ट समझने के बाद अब जो सेकंड लास्ट कंसेप्ट है कि कैसे क्वाड बनता है, कैसे ऑक्टल बनता है, कैसे पेयरिंग बनती है, वो हम समझते हैं। तो अगर यहां पर मैं बात करूं 4 वेरिएबल केएमएफ की, ये जस्ट एग्जांपल है कि किस किस तरह से ऑक्टल क्वाड पेयरिंग बनते हैं। सबसे पहले मैं कुछ जस्ट डेमो बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि अगर 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो तो किस किस तरह से पेयरिंग बन सकती है। बात कर रहा हूं पहले पेयरिंग की। पेयरिंग मतलब 2, तो 2 अगर होगा तो देखो यहां पर अगर ये 2 पास 1 है तो ये पेयरिंग पॉसिबल है। अगर ये कॉर्नर टू कॉर्नर 1 अवेलेबल है तो ये भी पेयरिंग पॉसिबल है। बट अगर ये हो और ये हो, ये नहीं है, मतलब समझ लो ये और ये है, तो ये वाली पेयरिंग इम्पॉसिबल है। डायगनली आपको कोई भी पेयरिंग क्वाड ऑक्टल नहीं बनाना। इसके अंदर कॉर्नर टू कॉर्नर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हो, जैसे कि ये और ये पेयरिंग पॉसिबल थी, बट ये और ये पॉसिबल नहीं है डायगनली, राइट। ऐसे ही अगर ये और ये हो, ये नहीं है मान लो, सपोज करो, तो ये दोनों पॉसिबल है। अगर ये हो
ये और ये हो, केवल दो पेयरिंग का मतलब दो वन, बट इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी हो, बिल्कुल पास पास या कॉर्नर टू कॉर्नर वो हो तो उनको आप अटैच करके पेयरिंग कर सकते हो। अब देखो ये वन और ये वन है, ये पेयरिंग नहीं बन सकते क्योंकि बीच में गैप आ गया। आप इनको ऐसा नहीं कि बना दो पेयरिंग, नहीं, राइट। तो ये बनेगी आपकी सिंगल टर्म। तो केमैप के अंदर टोटल 4 चीज बनती है, वो है आपकी सिंगल टर्म, पेयर, क्वाड, ऑक्टल। ये है आपको जो 4 चीज समझनी है कि किस किस तरह बनते हैं। तो यहां पर सिंगल टर्म और पेयर में समझा रहा हूं साथ साथ। तो देखो पेयरिंग का अभी तक समझ में आ गया होगा आपको ऑप्शन। अब देखो ये जो वन है, इसके यहां पर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई, इधर भी कोई नहीं है, तो ये एक सिंगल टर्म की तरह यूज होगी। इसको आप सिंगल टर्म बनाओगे। अगर इसके इधर भी कुछ होता तो आप ये पेयरिंग बना सकते थे, राइट। ऐसे पेयरिंग बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी, कॉर्नर टू कॉर्नर बन जाएगी, बट ये डायगोनली नहीं बनेगी पेयरिंग। क्लियर। तो इस तरह से तो पेयर का ये होता है। सिंगल टर्म आपको समझ में आ गया कि सिंगल टर्म के चारों तरफ कुछ नहीं है तो सिंगल टर्म है, बट अगर कुछ भी वन आ गया साथ में वो पेयरिंग हो जाती है। अगर इसी को हम बात करें 2 वेरिएबल में, यहां पर और यहां पर है, ये पेयरिंग बन जाएगा। अगर यहां नहीं है, यहां पर है, ये पेयरिंग बन जाएगा। यहां नहीं है, यहां है, ये पेयरिंग नहीं बनेगा। यहां पर है और यहां पर है और ये नहीं है, तो ये आपका पेयर नहीं बनेगा। इस तरह से पेयर नहीं बनाना। अगर 2 वेरिएबल की बात करें, ये दोनों पेयर बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे। अगर ये नहीं है, ये बन जाएंगे, तो मतलब साथ के साथ बन जाएंगे, बट ये वाले पेयर ऐसे नहीं बनते। तो पेयरिंग सिंपल हो गया। पेयरिंग मीन्स 2 नंबर ऑफ वंस, वो भी बैक टू बैक साथ के साथ या फिर कॉर्नर टू कॉर्नर हो सकते हैं। ये आपका हो गया कंसेप्ट पेयरिंग और सिंगल टर्म का। सिंगल टर्म आप यहां भी समझ सकते हो, ये है और कुछ भी नहीं है, सिंगल टर्म। क्लियर। अब बात करते हैं इसके अंदर हम क्वाड की। तो क्वाड के लिए आप देखो, एक नया मैं बना देता हूं यहां पे। क्वाड कैसे कैसे बन सकते हैं वो समझिए आप। सबसे पहले सिंपल जो क्वाड बनता है वो 1 2 3 4। क्वाड मतलब 4, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4, ये होता है 8। तो क्वाड मीन्स 4 नंबर ऑफ वंस शुड बी 4, तो वो भी साथ के साथ ये बन सकता है क्वाड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वाड इस तरह से क्वाड बन जाएगा। अगर ये नहीं हो और कॉर्नर टू कॉर्नर हो तो ये भी क्वाड बन जाता है, जो मैंने भी बताया भी था किसी एग्जांपल में। ये इस तरह से क्वाड पॉसिबल है। आप नंबर ऑफ वंस काउंट करो 1 2 3 4 और बैक टू बैक बोल दो इनको, या कॉर्नर टू कॉर्नर बोल सकते हो। ऐसे अगर ये हो 1 2 3 4, ये क्वाड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, किस तरह क्वाड बनता है, किस तरह ऑक्टल बनता है। अगर यही समझ में नहीं आया तो केमैप नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो सिंगल और पेयरिंग के बाद अब समझ रहे हैं हम क्वाड। तो ये क्वाड पॉसिबल है, ये क्वाड पॉसिबल बताया था मैंने आपको, और एक क्वाड मैंने ये बताया था पॉसिबल। क्लियर। ऐसे ही अगर ये बन जाए और कुछ नहीं हो तो ये क्वाड बन रहा है यहाँ पर, है ना, बट नहीं, ये नहीं बनेगा। डायगनली कोई भी पेयरिंग क्वाड ऑक्टल पॉसिबल नहीं है, राइट। उसके बाद अब आप देखो, ये और ये है 1 2 3 4, ये बन सकता है। ऐसे ही ये है तो ये बन सकता है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये बन जाएगा। बीच में दिया हुआ है तो ये क्वाड बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अब जो है क्वाड, वो समझो आप, कॉर्नर टू कॉर्नर। एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ये क्वाड बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कॉर्नर टू कॉर्नर 4, आपको जस्ट समझ रहा था कंसेप्ट। ठीक है, कहां कहां पर बन सकते थे वो मैंने बताया आपको। और ये सब चीजें केवल अभी 2 मिनट के लिए समझनी है, आगे तो क्वेश्चंस में अपने आप यूज होगी। तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस मत करना कि ये कैसे क्या हो रहा है, बस समझते जाओ आप लोग। जैसे क्वेश्चन करोगे वहां पर अपने आप इनकी एप्लीकेशन हो जाएगी यूज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट था, ये कॉर्नर टू कॉर्नर। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता दिए मैंने आपको क्वाड के, सिंगल टर्म के और पेयर के। यस, अब हम देखते हैं ऑक्टल के लिए।
तो ऑक्टल में मतलब 8 होने चाहिए। तो 8 का मतलब ये नहीं कि सारे काउंट करके 8 काउंट कर ले, नहीं, वो बिल्कुल 7 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये हो गए टोटल 8 आपके। ये बन जाएगा आपका फर्स्ट, एक तो ये ऑक्टल बन सकता है, बैक टू बैक है। अगर यहां पर हो और ये नहीं हो, बैक टू बैक है बिल्कुल, साथ के साथ है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ऑक्टल। बट अगर ये ना हो और ये हो, साथ के साथ नहीं है, गैप आ गया बीच में, तो ये ऑक्टल नहीं बनेगा। जबकि क्या बनेंगे, ये 2 क्वाड, एक क्वाड ये और एक क्वाड ये बनेंगे, ठीक है। बट अगर ये ना हो के ये हो, नाउ पॉसिबल ऑक्टल बैक टू बैक या कॉर्नर टू कॉर्नर बोल सकते हो आप, ये आपका पॉसिबल है ऑक्टल। यहां पर ये नहीं कि हम 2 क्वाड बना दें, यहां पर आपको ये ऑक्टल बनाना पड़ेगा, क्लियर। तो ये ऑक्टल बन जाएगा। ऐसे अगर इधर ये हो, ये नहीं हो बीच के, तो ये भी ऑक्टल पॉसिबल है। तो सिंपल है, ऑक्टल मतलब 8 और वो भी पास पास, ये रो हो तो बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, सेम एज इट इज। इधर 7 हो, 7 हो, 7 हो या ये हो, बट बीच में अगर गैप आ गया तो नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका ऑक्टल। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर कि कब ऑक्टल बनाना है, कब क्वाड बनाना है। अगर 2 क्वाड बन रहे हैं, मतलब ये देखा जाए तो एक क्वाड ये और एक क्वाड ये, तो 2 क्वाड बनाएं या एक ऑक्टल बनाएं, कौन सा सही होगा। तो इसको भी समझ लो आप कि प्रायोरिटी वाइज चलना है। सबसे पहले अगर ऑक्टल बन रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू ऑक्टल, उसके बाद जाओगे आप क्वाड पे, देन पेयरिंग पे, देन सिंगल टर्म। यानी कि आपको कोशिश करनी है ना, जबरदस्ती नहीं बनाना है आपको कि ऑक्टल के लिए कहा गया है तो पहले ऑक्टल बनाओ, जबरदस्ती नहीं बनाना। बन रहा है तो पहले ऑक्टल, जैसे कि यहां पर ये इजीली ऑक्टल बन रहा है तो आप ऑक्टल ही बनाओगे, ये नहीं कि क्वाड बना दिए 2। यहां पर वो कंपटीशन नहीं होगा कि जितने ज्यादा बनाएंगे उतने अच्छा आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। हमारा जो ये कार्नोप मैपिंग है, अब आपको मैं समझा सकता हूं कंसेप्ट की इट्स मिनिमाइजेशन टेक्निक। मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोला, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा केमैप के अंदर, वो केमैप मतलब मिनिमाइजेशन टेक्निक होती है केमैप कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा, उसको मिनिमाइज करते 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 आपको शॉर्ट करना होता है। तो शॉर्ट करने के लिए आपको ये 4 चीजें यूज करनी पड़ेगी। इसमें प्रायोरिटी सबसे पहले हम देंगे ऑक्टल को। अगर ऑक्टल बन रहा होगा तो पहले ऑक्टल बनाएंगे, ना कि 2 क्वाड, क्योंकि अगर आप 2 क्वाड बनाते हो तो इसका आंसर लिखोगे पहले प्लस इसका आंसर, तो आंसर बड़ा हो जाएगा, हार्डवेयर ज्यादा यूज होगा उसके अंदर। जबकि केमैप क्या कहता है, मिनिमाइजेशन टेक्निक यूज करने के लिए बोलता है। तो एक अगर आप 1 क्वाड बनाओगे तो एक ही टर्म में आंसर आ जाएगा, और अगर मतलब 1 ऑक्टल बनाओगे, इसको कंबाइन करके ऑक्टल बनाओगे तो एक आंसर आ जाएगा, और इसी को आप 2 क्वाड की तरह यूज करोगे तो 2 आंसर आएंगे। तो इसीलिए प्रायोरिटी देखो, पहले ऑक्टल को देंगे, अगर क्वाड बन रहा होगा ऑक्टल के बाद तो क्वाड पे जाएंगे, फिर पेयर। अगर मान लो ये होता है यहां पे ऑक्टल तो बन नहीं रहा, तो यहां क्या बनाएंगे, क्वाड ही बनाएंगे पहले, ना कि 2 पेयर बना। आप सोचो कि 2 पेयर बना दे, नो, 2 पेयर से बेस्ट है क्वाड और 2 क्वाड से बेस्ट है ऑक्टल। और क्यों बेस्ट है, जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब इनके आप आंसर लिखोगे तो ऑक्टल का आंसर बिल्कुल छोटा सा होगा, क्वाड का आंसर उससे बड़ा होगा, पेयर का आंसर उससे बड़ा होगा, सिंगल का आंसर उससे बड़ा होगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मिनिमाइजेशन टेक्निक। तो हमको बिल्कुल स्मॉल आंसर चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबल है तो ऑक्टल, नहीं है तो क्वाड, तो पेयर, देन सिंगल टर्म। बट प्रायोरिटी गोज टू फर्स्ट ऑक्टल, देन क्वाड, देन पेयर, देन सिंगल टर्म। तो ये समझ में आने के बाद अब लास्ट की आंसर किस तरह लिखा जाता है, और फिर हम जाएंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस पे। सो यहाँ पर अब कैसे आंसर लिखा जाएगा, तो उसके लिए मैंने कुछ डमी एग्जांपल लिए हैं, इनके बेस पर मैं आपको समझाऊंगा कि आंसर किस तरह हम फाइनल लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिया। फर्स्ट ये देखते हैं यहाँ पर कि सपोज करो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये सब कुछ कर लिया, और यहाँ पर भी मैंने कुछ एक ऑक्टल बना दिया, यहाँ पर मैंने एक क्वाड बना दिया, और यहाँ पर एक सिंगल। अब इनके आंसर किस तरह लिखे जाते हैं वो देखते हैं।
ये अब आपको टेक्निक जो है कि कब क्वाड कोक्टल कैसे बनता है वो टेक्निक क्वेश्चंस में समझ में आएगी, बट मैं अभी जस्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको कि सपोज करो कि क्वाड ये बन रहा है और एक क्वाड ये बन रहा है, एक क्वाड ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में जाके आएगा कि किस तरह से हम इसको क्वाड ऑक्टल को बनाते हैं, क्योंकि ये है लास्ट कंसेप्ट, हाउ टू राइट द आंसर फ्रॉम द कैमर। इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे, वहां आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। अभी जस्ट मैंने बना दिया कि आंसर किस किस तरह से लिख सकते हैं वो। तो देखो यहां पर कैसे लिखेंगे आंसर। सबसे पहले देखो ये क्वाड बना है। हाँ, आंसर आप किसी भी चीज का पहले लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये क्वाड पहले बना तो इसका लिखोगे, ऐसा नहीं है। आप इसका लिख सकते हो, इस क्वाड का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर लिखना सीखे पहले आप। ये जो भी आपने बनाया तो 1 बाय 1 पहले इस क्वाड का आंसर लिखना है। तो इस क्वाड का आंसर लिखना है। क्वाड क्यों? 1 2 3 4 इसलिए क्वाड है। तो इस क्वाड का आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमेशा ए बी साइड देखते हैं, देन सी डी साइड देखते हैं। यह है ए बी साइड, यह है आपकी सी डी साइड। तो इस वाले क्वाड में देखिए आप, ए बी साइड में कौन सी रो इन्वॉल्व हो रही है? दिस वन एंड दिस वन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? बी, बी। उसके बाद सी डी साइड में कौन सी रो इन्वॉल्व हो रही है? दिस वन। ये दो क्या कॉमन आ रहा है? सी बार डी बार डी सी बार। तो अब यहां पर क्या कॉमन आ गया? सी बार। ठीक है। अब यहां पर कॉमन क्या आया था आपका? बी। और यहां कॉमन क्या आया था? सी बार। अब आप लोगों ने देखा था कि जब हमने बाइनरी कोड यूज किए थे तो यहां पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। बट अब ग्रे कोड यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हो सी बार डी सी डी बार ए बार बी ए बी बार। सारा सब कुछ ग्रे कोड यूज करने के बाद जो नंबर चेंज हो गया था वो यूज कर रहे हैं, और आगे तक केमैप में ये यूज करना है। ग्रे कोड यूज करते हुए केमैप को आगे हम पढ़ रहे हैं हम, ठीक। क्योंकि अब यहां पर आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, कोई सा भी कॉमन सोल्व कर लो, आपको इजीली मिल जाएगा आंसर। अब वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। देखिए अब तो ये चीज किया आपने सोल्व, तो इसका आंसर क्या आया? बी। कैसे किया आपने? इसको देखा कॉमन, ए बी साइड में ये दो रो इन्वॉल्व है तो बी कॉमन, इसी के अंदर ये दो रो इन्वॉल्व है सी डी साइड तो सी बार। अब बात करते हैं इस वाले पेयर की। इस वाले पेयर में देखोगे कि इस साइड देखेंगे पहले ए बी साइड, तो ये दो रो इन्वॉल्व है। इसका लिख रहा हूं फाइनल आंसर में y इक्वल्स टू, पहले इसका आंसर दिया मैंने बी सी बार। अब इस पेयर का आंसर देख रहा हूं मैं, तो इस वाले में ए बी साइड में दो रो इन्वॉल्व है तो क्या कॉमन है? ए। और इधर ओनली ये रो इन्वॉल्व है। जब भी सिंगल रो इन्वॉल्व होती है वो एज इट इज आंसर में आ जाएगी, क्योंकि जब दो रो इन्वॉल्व होती है तो कॉमन देखा जाता है, पर जब सिंगल ही है तो क्या होगा? एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एज इट इज सी बार डी बार। तो इसका क्या आंसर बना? ए कॉमन और ये एज इट इज सी बार डी बार। अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर देखेंगे तो यहां पर से कोई कॉमन नहीं आएगा ए बी साइड से। क्यों? क्योंकि ये जो आपका क्वाड बना है, ये क्वाड आपका इस तरह से बना है वर्टिकली, तो वर्टिकली क्वाड जो बना है आपका, इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, क्योंकि कॉमन हमेशा दो में आता है। तो यहां तो चार रो इन्वॉल्व हो गई ना, तो नथिंग। ठीक है, कोई कॉमन नहीं है, नथिंग। अब यहां सीधा सा आंसर देखो, इधर से तो कुछ नहीं मिला ए बी साइड से, बट यहां से क्या मिलेगा? सी डी बार। तो इसका आंसर हो गया ओनली सी डी बार। सिंपल सा है। इसका समझ में आ गया आपको? इसका पेयरिंग का देख लिया आपने, देन इसका आपने देखा, सिंपल सा है कि जब भी कुछ इस तरह का क्वाड बनेगा तो इधर की रो कोई इन्वॉल्व नहीं हो रही, सारी के सारी रो इन्वॉल्व हो रही, इसका मतलब कोई कॉमन नहीं आ सकता ना, दो में हमेशा कॉमन आता है, तो इधर का हम छोड़ देंगे। ये एज इट इज सी डी बार। देन लास्ट ये जो क्वाड बना है, अब ये जो क्वाड बना है इसमें देखो पहले ए बी साइड से कौन सी रो इन्वॉल्व है? ए बी साइड से ए बार बी बार और ए बी बार। तो क्या कॉमन है? ये दो रो इन्वॉल्व है, देखो आप, तो क्या बी बार, तो बी बार। और जब इस वाले क्वाड में ये दो रो इन्वॉल्व थी, ये लिख दिया आंसर, तो इधर से कौन सी रो इन्वॉल्व है? ये। तो क्या कॉमन है इसके अंदर? सी।
इस तरह से आंसर हो गया। तो ये इस पूरे केमैप का आंसर ये बन जाता है इस तरह। तो इसमें आपने अलग अलग तरह के देख लिए कि किस तरह आंसर लिखे जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक और बताता हूँ। सपोज करो, ये तो आपने देख लिए, अगर ये क्वाड होता मान लो, तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं वो भी समझ लो आप, क्योंकि हम यहाँ पर आंसर समझना सीख रहे हैं। तो देखो ये क्वाड बनेगा, तो इस वाले क्वाड के अंदर ए बी साइड से कौन सी रो इन्वॉल्व है? ए बी साइड से अगर आप देखोगे, इस साइड से देखोगे तो आपको ये और ये देखने को मिल रही है। इस साइड से, ए बी साइड से ये और ये, तो इनमें कॉमन क्या है? बी बार। और सी डी साइड से देखोगे तो ये दो रो इन्वॉल्व है, तो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? डी बार। तो ये डी बार, अगर ये भी इसमें होता तो ये आंसर लिखते। जस्ट हम आंसर लिखना बता रहे हैं। तो इस तरह से अगर क्वाड हो तो ये आंसर आएगा। क्लियर? पहले ए बी साइड देखते हैं, देन सी डी साइड। ए बी साइड से जो जो रो इन्वॉल्व दिख रही है, दो रो इन्वॉल्व होगी तो कॉमन देख के लिख सकते हैं, और अगर चारों रो होगी इन्वॉल्व तो कॉमन नहीं आएगा, नथिंग। राइट? इस तरह से आंसर। अब अगर बात करें ऑक्टल की, ऑक्टल अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे? सिंपल सा पहले देखेंगे हम ए बी साइड। तो ए बी साइड में ऑक्टल बन रहा है, तो ए बी साइड में देखो क्या कॉमन आ रहा है? ये दो रो इन्वॉल्व हो रही है, ओनली दो रो, तो क्या कॉमन आया? बी। बी। अब बात करेंगे सी डी साइड। तो सी डी साइड में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारी आ रही है। जब सारी आ जाए तो कुछ कॉमन, तो आंसर होगा ऑक्टल का ओनली बी। अब आप एक चीज यहीं पर नोट कर सकते हो कि ऑक्टल का आंसर जो आ रहा है वो एक सिंगल टर्म में आ रहा है, सिंगल टर्म में, और क्वाड का आंसर जो आ रहा है वो दो टर्म में आ रहा है। जितने भी क्वाड बनाए थे आपने, उनके आंसर देखो दो टर्म आ रहे हैं। पहले सिंगल टर्म ऑक्टल में, क्वाड में जा रहे हो तो दो आ गई, और ये बनाया था आपने पेयर यहां पर, तो ये आ गया आपका थ्री टर्म में। अब मैं यहीं पर एक सिंगल टर्म बताता हूं, क्योंकि तीन टर्म आ चुकी है। सपोज करो ये टर्म है, ये बनेगी सिंगल टर्म। इसके यहां भी कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं, नथिंग है, सिंगल टर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, दिस डॉट दिस। तो ये बन जाएगा आपका ए बार बी, ए बार बी सी डी। इस सिंगल टर्म का आंसर क्या होगा? ए बार बी सी डी। तो ये बन गया आपका फोर टर्म्स के अंदर। तो अब आप समझ जाओ प्रायोरिटी किसको दी थी हमें पहले? ऑक्टल को। क्यों? क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल छोटा सा आ रहा है। क्वाड का देखोगे तो दो टर्म, ऑक्टल सिंगल टर्म में आ जाएगा, एक टर्म में, क्वाड का दो टर्म में, पेयरिंग का तीन टर्म में, और सिंगल टर्म का फोर टर्म्स में। तो हम पढ़ रहे मिनिमाइजेशन टेक्निक, तो हमको तो आंसर बिल्कुल मिनिमाइज चाहिए ना, तो इसीलिए प्रायोरिटी गोज टू फर्स्ट ऑक्टल, देन क्वाड, देन पेयर, देन सिंगल टर्म। ये भी आंसर आपने देख लिया। अच्छा, इसी ऑक्टल को अगर मैं इस तरह बना दूं, तो आंसर क्या होगा? ये बन जाएगा आपका ऑक्टल। तो इस ऑक्टल में कौन सी रो इन्वॉल्व है? दिस वन एंड दिस वन। इधर से देखो आप, दिस वन एंड दिस वन, तो दोनों में कॉमन क्या है? बी बार। तो आंसर इज बी बार, ओनली बी बार। क्यों? क्योंकि इधर तो कुछ कॉमन दिखेगा ही नहीं। ठीक है? ऑक्टल ऐसे बन सकता है, ऐसे बना दो, तभी आप समझ जाओगे बात। ठीक है? अब इसकी बात करें, अगर इसमें अगर पेयरिंग बन जाए तो देखो ये सिंपल, ये ऑक्टल क्वाड बन रहा है, यहां पर क्वाड बन रहा है। तो क्वाड का आंसर पहले देखेंगे, इधर से कौन सी रो इन्वॉल्व है? ये दोनों रो इन्वॉल्व है। अब क्वाड यहां पर बन तो रहा है क्वाड, और दो रो इन्वॉल्व भी हो रही है, पर दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां तो दो रो होती तो कॉमन मिल जाता, पर थ्री वेरिएबल में दो रो में कॉमन नहीं मिलेगा, बट इसमें मिल जाएगा, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल था ना ए। तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा? नथिंग, तो कुछ नहीं आएगा। बट यहां देखो कॉमन क्या आ रहा है, इधर से सी बार, सी बार। तो थ्री वेरिएबल के अंदर, क्वाड के अंदर ही एक टर्म में आंसर आ गया। ठीक है? तो बस आंसर देख के आपको लिखना आना चाहिए कैसे आ रहा है। अब बात करता हूं, इसमें टू वेरिएबल था, ये था थ्री वेरिएबल। अगर यहीं पर आप देखोगे, अगर आपको यहां मिल जाए तो आप ये पेयर बना सकते हो। तो इस पेयर का आंसर क्या होगा? सिंपल, ए, पहले ये पेयर बना तो पहले हम देखेंगे ए साइड से, ए साइड, ये क्या है? ए साइड। तो क्या आ रहा है यहां पर? सीधा ए आ रहा है, डायरेक्ट ए एज इट इज, कोई कॉमन नहीं आ रहा, डायरेक्ट ए, हॉरिजॉन्टल रो ए। अब इधर बी एंड सी साइड देखेंगे तो क्या कॉमन आएगा? ये दो रो इन्वॉल्व हो रही है,
तो क्या कॉमन है इसमें, बी बी सी सी बार, तो बी बी। तो इसका आंसर इस तरह, तो ये आंसर निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर पेयरिंग दे दे, क्वाड दे दे, अगर कोई सिंगल टर्म दे दे मान लो, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए बार बी बार ए बार बी बार सी। क्लियर? इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। अब बात करते हैं टू वेरिएबल की। तो टू वेरिएबल में सपोज करो ऐसे आपको दिख गया, ये आपको इस तरह से दिख गया, तो कैसे करेंगे, ये सिंपल सा डायरेक्ट सा एक पेयरिंग बन रही है। तो इस पेयरिंग के अंदर ए साइड तो कुछ भी कॉमन नहीं है, बट बी साइड डायरेक्ट एक ये वर्टिकल बन रही है, बी बार। आंसर इज बी बार। अगर यही चीज ये होती यहां पर, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, ए बार, डायरेक्ट ए बार। यह बन रही थी तो बी बार। अगर ये बन जाए तो ये तो बनता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, तो इसको बनाएंगे आप सिंगल टर्म और इसको भी सिंगल टर्म, क्योंकि डायगनली कोई भी पेयरिंग नहीं बनती, तो ये किस तरह बन जाएंगे, ये दो सिंगल टर्म की तरह काम करेंगे। तो इसका आंसर लिखोगे, फिर इसका आंसर लिखोगे, तो इसका आंसर क्या होगा, ए बार बी बार, इसका आंसर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। सो इस तरह से ये दो डायगोनल ना बनके दो सिंगल टर्म बनके इनके आंसर हम लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, ए बार बी बार प्लस इसका क्या लिखोगे आप, ए बार बी बार, और इसका लिखेंगे हम ए बी। क्लियर? तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको टू वेरिएबल मिल जाए तो इस तरह से मिलेंगे, दो बनाओगे आप सिंगल टर्म, अगर ऐसे होगा तो एक पेयर, ऐसे होगा तो एक पेयर, ऐसे होगा तो एक पेयर, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। तो अब आपने देखा कि जो हम केमैप स्टार्ट किया था अभी, कंसेप्ट केमैप का एसओपी के साथ, तो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, तो आप किसी भी आंसर को देख लो, सम ऑफ प्रोडक्ट ये आ रहा है। तो ये सब कुछ आपका था केमैप विथ एसओपी, जिसमें आपने बेसिक कंसेप्ट सारे पढ़े कि टू वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है या फोर वेरिएबल केमैप है, तो किस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बनती है, किस तरह से उनकी नंबरिंग असाइन होती है, और नंबरिंग असाइन के बाद किस तरह क्वाड ऑक्टल पेयर बनते हैं और किस तरह से आंसर होते हैं। सो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इनके क्वेश्चंस के साथ, और उसमें हम देखेंगे कि 1 by 1 टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।